हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड सॉल्यूशन पर। बच्चों, आप तो जानते हैं कि मैंने आपको लेक्चर 1 में डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे और आज ये इस चैप्टर पर मेरा दूसरा लेक्चर है। आज मैं आपको लेक्चर 1 में जो फॉर्मूले लिखवाए थे उनके बेस कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको इन फॉर्मूलों को सही से यूज़ करना आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में मेरी वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लेक्चर 1 के अंदर आपको डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उनकी मैंने आपको लिस्ट दी थी और मैंने ये उम्मीद करी थी कि आप लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले आप ये सभी फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। जिन बच्चों को अभी फॉर्मूले लर्न नहीं हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये पहले फॉर्मूले लर्न करें और उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि इन फॉर्मूलों को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 3x³ प्लस में 4x⁻5 माइनस 7/3 x⁻5/3 प्लस 8/7 x⁻7/2 प्लस में 3/2 x⁻6 माइनस 9/4 x⁻3 प्लस 5/3 x⁻7/4। मुझे पता है बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन तो ये बहुत बड़ा लिखा है आपने। बच्चों, मैंने क्वेश्चन बड़ा जानबूझकर लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप एक ही बार में बहुत सारे कंसेप्ट को समझ सकें। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपको अभी मालूम पड़ ही जाएगा। देखिए, हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो जब भी हमें किसी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हमें उससे पहले लिखना होता है डिफरेंशिएट, DIFF डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं सबसे पहले ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या होगा, देखिए जो y है, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy/dx होता है। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उनका हमें डेरिवेटिव नहीं करना। हमें डेरिवेटिव केवल वेरिएबल पार्ट का ही करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले 3d/dx। जितने भी वेरिएबल पार्ट हैं उनसे पहले हमें d/dx लिखना होता है और ये लिखेंगे यहाँ पे हम x³ प्लस में 4 इंटू d/dx ऑफ x⁻5 माइनस 7/3 d/dx ऑफ x⁻5/3 प्लस 8/7 d/dx ऑफ x⁻7/2 प्लस 3/2 d/dx ऑफ 1/x⁻6 माइनस 9/4 d/dx ऑफ 1/x⁻3 प्लस इसके लिए 5/3 d/dx ऑफ 1/x⁻7/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें d/dx के साथ जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से थोड़ी देर के लिए समझिए कि हमने इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया है। एनक्लोज क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप इसको इस तरीके से एनक्लोज कर लीजिए। ठीक है, तो इन सबको मैंने एनक्लोज कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने मैच करना है कि d/dx के साथ जो लिखा हुआ है वो हमारे किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। जैसे अगर हम देखें तो d/dx ऑफ x⁻3
ये हमारा पहले वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है d/dx ऑफ x रेज n, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पावर पहले बेस एस्टिस पावर में से एक कम। इस तरीके से जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है यानी d/dx ऑफ x रेज -5, ये भी हमारे पहले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ तो पावर नेगेटिव है लेकिन यहाँ तो पावर हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो बच्चों आपको माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है कि x न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर x न्यूमरेटर में है और यहाँ पर भी x न्यूमरेटर में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और ये जो हमारा फॉर्मूला नंबर 4 है, यहाँ पर जो x है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि इस एक्सप्रेशन के लिए हम फॉर्मूला नंबर 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपके लिए ये सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को रखेंगे एज इट इज और यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा पावर पहले बेस एज इट इज, बेस मतलब एक्स एज इट इज, और पावर में से कम यानी कि 3 - 1, ठीक है। उसके बाद ये 4 रहेगा एज इट इज और हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, ये हो जाएगा पावर पहले बेस एज इट इज पावर में से एक कम यानी कि -5 - 1, फिर ये -7/3 एज इट इज और यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि ये भी फर्स्ट फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो पावर पहले बेस एज इट इज पावर में से एक कम यानी कि -5/3 - 1, ठीक है, प्लस 8/7 एज इट इज, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, ये है पावर पहले बेस एज इट इज यानी कि x एज इट इज पावर यानी कि 7/2 - 1, ठीक है, प्लस ये 3/2। अब इसको देखें तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 से मैच कर रहा है। क्या है यहाँ पर d/dx ऑफ 1/x रेज n, और ये क्या होता है, ये होता है माइनस पावर अपॉन में x रेज n + 1, ठीक है। यानी कि जो पावर है उसको हमने रखना है माइनस में और वो भी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमने पावर को इंक्रीज कर देना है 1 नंबर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 अपॉन में x रेज 6 + 1, ठीक है। इसको देखें तो ये हो जाएंगे -9/4, ओके, माइनस ऑफ -3 क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव है और हमें -n करना होता है, अपॉन में x की पावर जो यहाँ पे पावर लिखी हुई है उसमें हमें 1 इंक्रीज करना है, ठीक है, प्लस में 5/3 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 7/4 क्योंकि पावर को करना होता है नेगेटिव, अपॉन में x की पावर जो यहाँ पावर लिखी हुई है 7/4, आप इसके अंदर प्लस करेंगे 1, ओके। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करके आएगा हमारे पास, ये आएगा 3 × 3 = 9 और x रेज 3 - 1 दैट इज़ 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × -5 दैट इज़ -20 और x रेज ये -6 हो जाएंगे। ये देखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 7 × 5 होते हैं 35 और 3 × 3 होते हैं 9, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज। देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे पावर को, ठीक है। तो सॉल्व करना आपको आता है एलसीएम लेके क्या सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो जाएंगे -3 यानी कि -8/3 हो जाएंगे। यहाँ पर इस 7 से हम 7 को काट सकते हैं, तो ये और इस 2 से इस 8 को भी काट सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ रहा है 4 और x रेज हम यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पर अपन 1 लगा देंगे, तो ये जाएगा 7 - 2 दैट इज़ 5, तो यहाँ जाएगा 5/2, ओके। यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम इस 2 से इस 6 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3, ये प्लस के 3 हैं और ये माइनस के 3 हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएंगे -9 अपॉन में ये हो जाएंगे x रेज 7, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये माइनस × माइनस प्लस हो जाते हैं, और -9 × +3 ये होते हैं -27, तो यहाँ पर जाएंगे -27 अपॉन में 4 क्योंकि यहाँ कुछ कट ही नहीं रहा है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा x रेज -2
क्योंकि -3 + के 1 क्या होते हैं, -2 होते हैं। यहाँ पर देखें तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस के होते हैं, 5 इंटू में 7 होते हैं 35 और 3 इंटू में 4 होते हैं 12। ओके, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा क्योंकि x की पावर में 7/4 है, प्लस 1 था तो 1 के अपॉन हमने 1 लगाया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस में 4 दैट इज़ 11/4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है y = 7√x प्लस 9/4√x प्लस 3 इंटू e⁻x प्लस 4 इंटू a⁻x प्लस 5⁻x प्लस 3⁻4 प्लस 12। अब हमें इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई है कि जब भी हमें डेरिवेटिव करना होता है तो हमें लिखना होता है सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और मैंने आपको यही बताया कि हम कोफिशिएंट्स का डेरिवेटिव नहीं करते, उन्हें हम रखते हैं एज इट इज। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। 7 कोफिशिएंट है, ये रहेगा सेम, और जो वेरिएबल पार्ट है उससे जस्ट पहले हमें d/dx लगाना होता है, और यहाँ पर आ जाएगा √x प्लस 9/4 d/dx इंटू 1/√x प्लस 3 d/dx ऑफ e⁻x प्लस 4 d/dx ऑफ a⁻x प्लस d/dx ऑफ 5⁻x प्लस d/dx ऑफ 3⁻4 प्लस d/dx ऑफ 12। हमने 12 से पहले d/dx इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर कोई x है ही नहीं, यानी ये क्या है, ये एक कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम कोफिशिएंट्स को सेम रखते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3⁻4 से पहले भी d/dx लगाया है क्योंकि यहाँ पर भी कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है। तो अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं है किसी टर्म के अंदर, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं था, यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं था, तो हमें इन्हें कांस्टेंट मानना पड़ता है। ये कांस्टेंट होते ही हैं, पता ही है आपको, और फिर हमें कांस्टेंट से पहले d/dx लगाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि d/dx के बाद जो लिखा हुआ है हमें वो सबको सर्कल करना है। तो हम इन सबको क्या कर लेंगे, इस तरीके से सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें फॉर्मूले पहचानने में आसानी हो, हमें ये पता हो कि हमें किस चीज़ का फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से क्या किया, मैंने इन सबको इन सर्कल कर लिया है। ठीक है, ओके। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमें ये चेक करना है कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है d/dx ऑफ √x और यहाँ पे लिखा हुआ है d/dx ऑफ √x। ठीक है, तो यहाँ तो ये फॉर्मूला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है d/dx ऑफ 1/√x, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला नंबर 7 लगाना है। ठीक है, उसका यहाँ लिखा हुआ है d/dx ऑफ e⁻x। देखिए फॉर्मूला नंबर 8 d/dx ऑफ e⁻x। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है d/dx ऑफ a⁻x, तो यहाँ लिखा हुआ है d/dx ऑफ a⁻x। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन है d/dx ऑफ 5⁻x। हम यहाँ देखें तो 5⁻x तो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर है वो एक वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर पावर वेरिएबल है x, यहाँ पर ही पावर वेरिएबल है x, और यहाँ पर ही पावर वेरिएबल है x। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे फॉर्मूला नंबर 1 है, फॉर्मूला नंबर 2 है, फॉर्मूला नंबर 3 है, फॉर्मूला नंबर 4 है, फॉर्मूला नंबर 5 है, फॉर्मूला नंबर 6 है, फॉर्मूला नंबर 7 है, इनमें कहीं भी पावर वेरिएबल नहीं है। पावर जो वेरिएबल है वो केवल फॉर्मूला नंबर 8 में है और फॉर्मूला नंबर 9 में है। फॉर्मूला नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि अगर बेस ई है तो यहाँ पर ई ही होना चाहिए,
यानी e की पावर x होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर e नहीं है, कुछ और है, जैसे a है या b है या c है या 5 है 3 है, कुछ भी है, तो अगर किसी कांस्टेंट की पावर x है तो हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। इसलिए जब 5 रेज x आया है तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 9 को यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 रेज 4। ना तो 3 वेरिएबल है ना ही 4 वेरिएबल है, तो ना तो बेस में वेरिएबल है ना पावर में वेरिएबल है। तो वेरिएबल ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले लिख के दिए हैं, इन सभी फॉर्मूलों में सिर्फ एक फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, जो फॉर्मूला नंबर 3 है इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है ना। यहाँ क्या नज़र आ रहा है, के नज़र आ रहा है, और के क्या होता है, के एक कॉन्स्टेंट होता है। और बाकी जितने भी फॉर्मूले आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उन सभी में कहीं ना कहीं एक्स जरूर है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ करना है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले आपको याद ही हैं तो मैं इनको लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा 7 एस्टिज, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है। प्लस 9/4 एस्टिज, और 1/रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है -1/2 एक्स रेज 3/2। ऑलराइट। और प्लस में 3, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज एक्स क्या होता है, ये ई रेज एक्स ही होता है। प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज एक्स क्या होता है, ये ए रेज एक्स लॉग ए होता है। ठीक है। जो यहाँ पर होगा वही लॉग के साथ आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा 5 रेज एक्स लॉग 5, और क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये हो जाएगा प्लस में 0, और क्योंकि 12 भी एक कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 0। ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है, वो तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए कोई नहीं, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 7/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा माइनस में 9/8 एक्स रेज 3/2 प्लस 3 ई रेज एक्स प्लस 4 ए रेज एक्स लॉग ए प्लस 5 रेज एक्स लॉग 5 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा y = 3 sin x प्लस में 4 tan x माइनस 6/5 cos x प्लस 13 cos इनवर्स x प्लस 8 log x। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको करना है डेरिवेटिव। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये आप क्वेश्चन कहाँ से लिख रहे हैं, ये किस बुक से क्वेश्चन लिख रहे हैं आप। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं किसी बुक से नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं अपने आप अपने मन से लिख रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई है कि जब भी हमें डिफरेंशिएट करना होता है हमें उससे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा हमारा dy/dx, और जो कोफिशिएंट होते हैं हमारे वो रहते हैं सेम, यानी 3 रहेगा एज इट इज, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ sin x प्लस 4 d/dx ऑफ tan x माइनस 6/5 d/dx ऑफ 1/cos x प्लस 13 d/dx ऑफ cos इनवर्स x प्लस 8 d/dx ऑफ log x। अब हम जरा इसको देखें। ठीक है, इसको देखें सर्कल में करके, हम इसको भी सर्कल में कर लेते हैं क्योंकि मैंने बताया आपको कि d/dx के बाद जो लिखा होता है आप उसे थोड़ी देर के लिए सर्कल करिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें एग्ज़ाम में भी ऐसे सर्कल करना है, तो आंसर है नहीं। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फॉर्मूले को इजीली पहचान सकें कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है d/dx ऑफ sin x। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 11, जिसमें लिखा है d/dx ऑफ sin x। तो यहाँ पर आप
ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है 13 डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। अच्छा, इसको देखें डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉसेक एक्स। तो देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जहाँ पर हमें 1 अपॉन कॉसेक एक्स नज़र आ रहा हो, है ना। ये साइन एक्स है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स है, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स है, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स है, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स है। देखिए अपॉन में कॉसेक एक्स नहीं है, ठीक है, ये न्यूमरेटर में है कॉसेक एक्स है, तो ये हमारा लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये हुआ कि अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हमें इसको पहले उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिस फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको देखें डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ये देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके बाद देखें डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जो कि होता है 1 अपॉन एक्स। तो अब जो बात हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे पास सिर्फ इसका फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। फिलहाल जिसके फॉर्मूले हमारे पास हैं उनको हम लिख देते हैं। तो ये रहेगा 3 एस्टिस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है हमारा कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, प्लस में 4 डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस में 6/5 एस्टिस। अभी यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ही रहेगा क्योंकि अभी मैं इसका फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूँ। 1 अपॉन कॉसेक एक्स का मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है। अगर ये कॉसेक एक्स न्यूमरेटर में होता तो हम फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो अभी हम इसका फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो हम इसको चेंज करेंगे। देखिए हमें पता है कि 1 अपॉन कॉसेक एक्स जो होता है ये होता है साइन एक्स, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, साइन एक्स लिखूंगा। अब मुझे पता है फॉर्मूला कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है वैसे अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपने क्लास 10th में और क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद भी होंगे, है ना। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। ओके, अच्छा यहाँ पर प्लस में 13, ये होता है -1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस में 8, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3 ये कॉस एक्स प्लस में 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 6/5। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के 13 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 8 अपॉन एक्स। अब देखिए ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो अगर इनको सॉल्व करें तो कितना आएगा, इनको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर एलसीएम लेके सॉल्व करना हमें आता है, इसके आगे हम अपने आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखिए अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ तो ये है 3 कॉस एक्स और ये है माइनस में 6/5 कॉस एक्स, तो हमें लेना होगा इन दोनों का एलसीएम दोनों का आएगा 5, तो ये हो जाएगा 15 कॉस एक्स, 15 कॉस एक्स माइनस में 6 कॉस एक्स। तो 15 कॉस एक्स माइनस में 6 कॉस एक्स कितने होते हैं, ये होते हैं 9 कॉस एक्स। तो हम इन दोनों को जगह लिख देंगे 9 कॉस एक्स प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस में 13 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस में 8 अपॉन में एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3 sin x प्लस में 4 cos x प्लस में 13 अपॉन में cos x। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें sin x का डेरिवेटिव पता है, हमें cos x का डेरिवेटिव पता है, और 13 क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमें इसका डेरिवेटिव भी पता है, और ये जो cos x लिखा हुआ है हमें इसका डेरिवेटिव भी पता है। लेकिन कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमें cos x का डेरिवेटिव तब पता है जबकि वो न्यूमरेटर में होता है, लेकिन यहाँ पर जो cos x है वो डिनोमिनेटर में है।
तो जिन बच्चों ने ये कहा है कि ये जो cos x है ये डिनोमिनेटर में है और हमें इसका डेरिवेटिव नहीं पता, ये बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, देखिए ये आएगा y इज इक्वल टू ये 3 sin x के अपॉन में cos x हो जाएगा प्लस 4 cos x के अपॉन में cos x हो जाएगा प्लस 13 के अपॉन में cos x आ जाएगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है 10, तो ये 3 tan x, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस के 4 प्लस में 13, तो ये क्या है 13 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है सीकेंड एक्स, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड एक्स। अब जो भी यहाँ पे टर्म लिखी हुई हैं हमें उन सबके फॉर्मूलाज पता हैं, तो क्योंकि अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है dy अपॉन डी एक्स, और ये 3 एज इट इज और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4 प्लस 13 डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स। तो देखिए हमें इसका डेरिवेटिव पता है, हमें इसका डेरिवेटिव पता है और हमें इसका डेरिवेटिव भी पता है। तो क्योंकि अब हमें सभी टर्म्स का डेरिवेटिव पता है तो अब इनको हम लिख देंगे 3 एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, प्लस में ये 13 और ये है डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स, और सीकेंड का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू में 10x। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को सारे फॉर्मूले लर्न हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा y इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स रेज 5 प्लस 7 लॉग ऑफ x टू द बेस x प्लस 4 लॉग ऑफ x टू द बेस a प्लस लॉग a प्लस में e रेज 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए आप यहां पर देखिए जो हमारा 10th फॉर्मूला है जिसमें लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जिसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स तब होता है जबकि लॉग का बेस कुछ ना हो या लॉग का बेस ई हो। अगर कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है लॉग के साथ तो उसका बेस ई माना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर लॉग एक्स रेज 5 है लेकिन यहाँ पर एक्स रेज 5 है ही नहीं, यानी एक्स की कोई पावर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखें तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे बेस डिफाइन किया हुआ है, लेकिन बेस जो होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो बेस ई होना चाहिए। ये यहाँ पर इसका बेस लिखा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है, और बेस क्या लिखा हुआ है, वो एक्स लिखा हुआ है, यानी पहले मुझे इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे बेस दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको देखें तो ये लॉग ए है। ठीक है, इसका बेस कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी इसका बेस क्या है, वो है ई। अच्छा ये क्या है, ये है ई रेज 5। ठीक है, तो एक काम करते हैं पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लॉग ऑफ एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है फॉर्मूला नंबर 4 जिसमें है लॉग ऑफ ए रेज m। तो क्या होता है, जो पावर है m ये आगे आती है और लॉग ए रहता है एज इट इज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू में ये हो जाएगा 5 और लॉग x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log ऑफ x टू द बेस x, आप यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है log a टू द बेस a, ये कितना होता है, ये होता है 1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस
यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और ये क्या है, ये है log ऑफ x टू द बेस a। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बेस a नहीं चाहिए, मुझे बेस e चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नंबर, तो यहाँ पर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नंबर 7, जो कि है log ऑफ a टू द बेस b। तो log का जो बेस है वो कितना है, b है, यानी e नहीं है। तो बेस चेंज करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या है, log a अपॉन में log b। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log x अपॉन में log a हो जाएगा, प्लस में ये log a एज इट इज, प्लस में e रेज 5 एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू 3 5 15 log x, ये 15 है, प्लस में 7, प्लस में 4 log x अपॉन में log a, प्लस में ये log a, प्लस में e रेज 5। ठीक है, अब ये वो फॉर्म है जहां पर हमें सबके फॉर्मूलाज पता हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx, ये 15 रहेगा एज इट इज, और हमें लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ log x, प्लस d अपॉन dx ऑफ 7, क्योंकि 7 के साथ कोई भी x लिखा हुआ नहीं है, यानी ये कांस्टेंट पार्ट है, प्लस में 4 अपॉन log a आएगा। देखिए जैसे होता है ना 13 अपॉन में 5 होता है, ठीक है, वैसे क्या है यहाँ पर 4 अपॉन में log a है। log a क्या है, log a एक कांस्टेंट है, और क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए ये कोफिशिएंट माना जाएगा, तो 4 अपॉन log a आएगा। ठीक है, और हम लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ log x, प्लस d अपॉन dx ऑफ log a, मैं इसे काट देता हूँ यहाँ से। ठीक है, प्लस d अपॉन dx ऑफ e रेज 5। ओके, अब हम इसको इंसर्कल करेंगे ताकि हम इसको समझ सकें कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इस तरीके से हम इनको सबको इंसर्कल कर लेते हैं, और हम इसको भी कर लेंगे इंसर्कल। अब हमें फॉर्मूलाज को पहचानना है। देखिए d अपॉन dx ऑफ log x क्या होता है, ये 1 अपॉन x होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 15 इंटू 1 अपॉन x, प्लस d अपॉन dx ऑफ 7। देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला नंबर ये 3 लग रहा है, जो कि है d अपॉन dx ऑफ k कितना होता है, ये 0 होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0, प्लस 4 अपॉन log a, और ये क्या है, ये है d अपॉन dx ऑफ log x, जिसके लिए हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है ये 1 अपॉन x होता है, और ये क्या है, d अपॉन dx ऑफ log a। देखिए d अपॉन dx ऑफ log x होना चाहिए। अगर log a है तो ये क्या माना जाएगा, वो कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, वो x y z होते हैं। a b c क्या होते हैं, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो log a क्या है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। अब हमें देखना है d अपॉन dx ऑफ e रेज 5। देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है d अपॉन dx ऑफ e रेज x, जिसका डेरिवेटिव होता है e रेज x। लेकिन हमारे पास क्या है, e रेज 5 है, और फॉर्मूले में e रेज x है। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर e की पावर वेरिएबल होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, e की पावर कांस्टेंट है। तो ना तो नीचे वेरिएबल है और ना ही पावर वेरिएबल है, इसलिए क्या है, ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट पार्ट माना जाएगा, और कांस्टेंट पार्ट का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 15 अपॉन में x, प्लस 4 अपॉन में ये वाला x इंटू में log a, x इंटू में log a हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।
तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।